एपिसोड 1। भेड़िया। एक बड़े से घने जंगल में वह सिर्फ भागे जा रही थी। उसे रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसके पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बदहवास सी भागे जा रही थी। उसके कपड़े भी कई जगह से फट गए थे और चेहरे पर पसीना उतर आया था। बाल हवा में लहरा रहे थे और पैरों में रफ्तार कम नहीं हो रही थी। वह जंगल में अंधेरे में कहीं भागती जा रही थी। उसे बस इस अंधेरे से बाहर निकलना था। उसे रोशनी की तलाश थी, पर रोशनी उसे कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। अचानक से भागते भागते उसके पैर एक पत्थर से टकरा जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और अपनी जगह पर खड़ी हुई। वह फिर से भागने के लिए आगे बढ़ रही थी कि तभी वह किसी के चौड़े सीने से टकरा गई। उसकी आंखें एकदम डर से बड़ी हो गई और वह हैरानी से उस शैतान को देखने लगी, जिसकी आंखों में सिर्फ उसे हैवानियत नजर आ रही थी। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था और वह शैतानी हंसी हंस रहा था। उसके मुंह से भी खून टपक रहा था। यह कोई इंसान नहीं है, यह एक भेड़िया है और वह भेड़िया उसका शिकार करने के लिए आगे आ रहा है। कहने के लिए तो वह एक इंसानी रूप में है, लेकिन उसके चेहरे पर जो दहशत थी, वह देखकर कोई भी उसे शैतान ही समझेगा। अचानक से उस लड़की को अपने आसपास का जंगल छोटा होता हुआ नजर आ रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पीछे भागने के लिए जगह ही नहीं है। उस लड़की को अपने आसपास कहीं पर भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह यहाँ कैद हो गई थी। वह जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती थी। इसके लिए वह अपने हाथों से रास्ता तलाश करने लगती है, पर अगले ही पल कोई उसके बालों को पकड़कर अपने सामने कर लेता है। वह लड़की देखती है तो सामने वही भेड़िया हैवान खड़ा है और अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए देखकर कहता है, तुम मेरी कैद से कभी नहीं निकल सकती हो। और इसी के साथ बिस्तर पर सो रही इश्क के मुंह पर पानी का एक फवारा आ जाता है। इश्क अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और जोरों से सांस लेने लगती है। उसका शरीर गीला हो गया था और उसके बालों से भी पानी टपक रहा था। वह हैरान नजरों से अपने सामने खड़ी अपनी माँ को देखती है, जो गुस्से में अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहती है, किससे बच रही है तू सपने में? कौन है जो तुझे सपने में किडनैप कर रहा है? इश्क ने जोरों से सांस लेते हुए अपनी माँ को देखकर कहा, वह भेड़िया फिर मेरे सपने में आ गया था। इश्क की माँ ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, पता नहीं कौन सा भेड़िया है जो बार बार तेरे सपने में आ जाता है, जिसका खुद का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। पता नहीं वह लोगों के दिमाग का इलाज कैसे करती है। किसने तुझे बना दिया साइकेट्रिस्ट, जिसे यह तक पता नहीं है कि 9 बजने वाले हैं और उसे अस्पताल जाना है। इश्क की नज़र जैसे ही घड़ी पर जाती है, वह चिल्लाते हुए कहती है, माँ आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे हॉस्पिटल जाना है। एक नया केस आया है। मुझे कल रात ही उसके बारे में पता चला था। ओह गॉड, मैं आज अपने नए केस के लिए पहले दिन ही लेट हो जाऊंगी। इश्क भागते हुए बाथरूम में घुस जाती है और जल्दी से तैयार होने लगती है। पता नहीं कैसे वो ठंडे पानी से नहाकर जल्दी से आधे घंटे में तैयार हो गई, क्योंकि उसे अगले आधे घंटे में ही हॉस्पिटल पहुंचना था। उसके बाल अभी भी गीले थे। वह गिले सूखे बालों के साथ ही बाहर डाइनिंग टेबल पर आती है और पराठे को अपने हाथों में रोल करने लगती है। इश्क की माँ ने जल्दी से कहा, अरे आराम से बैठकर नाश्ता तो कर ले। लेकिन इश्क ने आधा पराठा लगभग अपने मुंह में भरा और उसे चबाते हुए ही अपनी माँ से कहने लगी, नहीं बहुत लेट हो जाएगा। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इश्क शर्मा 26 साल की एक खूबसूरत लड़की है।
जिसने अभी अभी अपनी साइकेट्रिस्ट की पढ़ाई कंप्लीट की है। उसे बचपन से ही पढ़ने का शौक था और खास करके उसे लोगों का दिमाग पढ़ने का शौक था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह एक साइकेट्रिस्ट बनेगी। उसे बचपन से ही इस बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट था कि लोग कैसे सोचते हैं, क्या देखते हैं और जो देखते हैं उसका उनके दिमाग पर कैसा असर पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर दुखी होता है या फिर गुस्सा होता है या फिर रोता है या नफरत और प्यार करता है तो उसके दिमाग का इन सब का कैसा प्रभाव पड़ता है। उसे इन सब को जानने का बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक था। यह बात तो वह पहले से ही जानती थी कि फीलिंग्स किसी भी इंसान को समझने का सबसे बेस्ट जरिया होता है, लेकिन उनका दिमाग उनकी फीलिंग्स को कम या ज्यादा कर देता है। कुछ लोग होते हैं जो दुख में रोते हैं तो कुछ मुस्कुरा देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा होने पर गुस्सा करते हैं लेकिन हंसते भी हैं। प्यार करना या फिर प्यार को समझना, मारना, पीटना, यह सब चीजें हमारे दिमाग की पैदाइश होती है, क्योंकि दिल इन सब से अलग होता है। दिल सिर्फ महसूस किया जाता है, लेकिन दिमाग हर चीज को महसूस करने से पहले वह उन्हें परखता है। बस इसीलिए इश्क ने एक मनोवैज्ञानिक बनने का डिसीजन लिया था। उसने इसके बारे में छोटे से छोटा अध्ययन भी किया है और उसकी प्रैक्टिस के दौरान ही उसे अपनी लाइफ के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस कैस भी मिले हैं। डॉइश के समय इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल में एक साइकेट्रिस्ट की पोस्ट पर काम करती है और यहाँ उसे ज्वाइन किए हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। इससे पहले वह प्रैक्टिस के दौरान अपने सीनियर्स के साथ दिल्ली हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया करती थी, पर जब उसे अपने ही शहर के अस्पताल से जॉब का ऑफर मिला तो उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। अपनी गाड़ी से उतरकर इश्क सीधे रिसेप्शन एरिया पर जाती है, जहां पर मुस्कुराते हुए रिसेप्शनिस्ट नेहा उसका वेलकम करती है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचकर इश्क अपना बैग रिसेप्शन काउंटर पर रखती है और नेहा को मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश करती है। वह पेन उठाती है और वहां पर रखे रजिस्टर में उसकी आज की एंट्री कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट नेहा ने धीरे से इश्क के कानों में झुकते हुए कहा, आज पूरे 5 मिनट लेट है, तो प्लीज 10:05 का टाइम डालिए। इश्क ने घूरते हुए रिसेप्शनिस्ट को देखा और फिर हंसने लगी। दरअसल नेहा और इश्क एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल होकर बात किया करते थे। इसका एक रीजन यह भी था कि नेहा और इश्क एक ही सोसाइटी में रहते थे और इसीलिए अक्सर उनकी बातें हुआ करती थी। कहने के लिए वह दोस्त तो नहीं थे, लेकिन दोस्त से कम भी नहीं थे। इश्क ने वापस पेन को रजिस्टर में रखते हुए कहा, यार सच बताऊं नेहा, आज मैं घोड़े बेचकर सो रही थी। नहीं नहीं, घोड़े नहीं, पूरे घोड़े का अस्तबल बेचकर सो रही थी। मुझे इतनी गहरी नींद लगी थी कि मुझे होश ही नहीं रहा कि आज सुबह मेरा एक केस है। अगर आपने अपने सारे अस्तबल के घोड़े बेच दिए हैं और अब आप नींद से जाग कर फ्रेश फील कर रही है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि डॉक्टर इश्क आपका पेशेंट आपका इंतजार कर रहा है। नेहा ने भी एक शरारती मुस्कान के साथ इश्क को देखते हुए कहा। तो इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह घबराते हुए कहती है, क्या कब से? यही कोई आधे घंटे से, नेहा ने भी बेफिक्री के साथ कहा और इश्क के हाथों में पेशेंट की फाइल रख दी। इश्क अपना सर पीट लेती है। वह जल्दी से अपना बैग लेती है और तुरंत लिफ्ट की तरफ चली जाती है। उसे जल्दी से अपने फ्लोर पर पहुंचना था। एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते वह लेट नहीं हो सकती थी और तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब पेशेंट पहले से ही उसका इंतजार कर रहा हो। एपिसोड 2, पजल। लिफ्ट में पहुंचने के साथ ही इश्क ने अपने हाथ में पड़ी हुई पेशेंट की फाइल को ओपन किया और उसे पढ़ने लगी।
जैसे ही उसने फाइल में लिखे हुए पेशेंट की डिटेल को पढ़ना शुरू किया, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे खुद डॉक्टर होकर एक डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। यह मरीज सच में उसे हार्ट अटैक दे सकता है। नाम आकर्ष ठकराल, जो कि एक मुजरिम है। उसने एक जुर्म की सजा काटी है। जब वह 16 साल का था तो उसने अपनी मां और उसके बॉयफ्रेंड को जलाकर मार डाला था। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। पुलिस ने पूछताछ के दौरान यह पता चला था कि वह अपनी मां से बहुत ज्यादा नाराज था और इसीलिए उसने अपनी मां की हत्या कर दी, क्योंकि उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी थी। उसने अपनी जिंदगी के 3 साल जुवेनाइल होम में भी था। इसी बीच डॉक्टर को उसके मानसिक रोगी होने का पता चला था और उसकी इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण था उसका गुस्सा, जिस पर वह कंट्रोल नहीं कर सकता था। जुवेनाइल होम में जो डॉक्टर आकर्ष का इलाज कर रहे थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 3 साल तक उन्होंने आकर्ष के गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, पर आकर्ष जितना गुस्से वाला है उससे ज्यादा चालाक भी है। वह सामने वाले को यह एहसास ही नहीं होने देता है कि वह उसके लिए कोई प्लानिंग कर रहा है। उसका दिमाग आम इंसान के मुकाबले बहुत तेजी से भागता है और वह कई बार चीजों को तुम्हारी आंखों के सामने पलट देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसने जेल में रहने के बावजूद भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था, जिसमें उसकी सजा में और बढ़ोतरी होती रही और रिहाई के बाद भी उसने अपना इलाज बरकरार रखा। आकर्ष के डॉक्टर आज भी उसके साथ टच में हैं और वह यह चाहते हैं कि आकर्ष आगे से कोई अपराध न करे, एक आम इंसानों की तरह नॉर्मल जिंदगी जिए, और इसके लिए ही एक एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि वह जुवेनाइल होम में अपनी सजा काट चुका था। लेकिन अपने बाकी अपराधों के लिए वह आज भी पुलिस की हिरासत में था और अब उसकी सजा पूरी होने वाली थी। सिर्फ 3 महीने का इंतजार और उसके बाद आकर्ष एक आजाद पंछी की तरह बाहर घूम सकता है। लेकिन इसके लिए उसे सबसे पहले कोर्ट को यह साबित करना होगा कि वह एक नॉर्मल इंसान है और उसे कोई भी दिमागी तौर पर बीमारी नहीं है। वैसे तो आकर्ष के डॉक्टर उसके लिए यह एनओसी सर्टिफिकेट दे सकते थे, पर उम्र के इस पड़ाव में वह रिटायर हो जाते हैं और इसीलिए आकर्ष को एक दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास रेफर कर दिया जाता है। इसका मतलब यह था कि इश्क को आकर्ष का इलाज सिर्फ 3 महीने के लिए ही करना था और उसके बाद डॉक्टर रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि आकर्ष को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। आकर्ष के डॉक्टर केशव अस्थाना को कौन नहीं जानता है। अपनी पढ़ाई के दौरान कई बार इश्क ने उनके दिए हुए थीसिस पर भी काम किया है और उनके मरीजों को हैंडल करने का तरीका बहुत ही अच्छा और नायाब है। इश्क ने उनके बताए उदाहरणों से बहुत कुछ सीख भी है। इश्क को याद आता है कि अपने फाइनल ईयर के दौरान वह एक सेमिनार में डॉक्टर अस्थाना से मिली थी, जहां पर उसने डॉक्टर अस्थाना को अपने प्रैक्टिस के बारे में बताया था। डॉक्टर अस्थाना उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने ही इश्क से कहा था कि वह एक दिन बहुत अच्छी साइकेट्रिस्ट बनेगी। शायद डॉक्टर अस्थाना को अपनी बात याद थी और उन्हें इश्क का मरीज को देखने का नजरिया भी पसंद आया था। इसीलिए उन्होंने आकर्ष के लिए इश्क जैसी एक अच्छी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर का नाम आगे रेफर किया था। इश्क दरवाजे के बाहर खड़ी थी। यह उसका केबिन था, जहां पर दरवाजे के ऊपर नेम प्लेट पर उसका नाम लिखा गया था, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इश्क शर्मा। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और दरवाजे के हैंडल को घुमाकर उसे खोल दिया। वह धीरे से अंदर कदम रखती है, पर वह अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने चारों तरफ कमरे में देखा और ऐसा लग रहा था जैसे
कि एक सुनसान सन्नाटा उसका वेलकम कर रहा है। यह उसी का केबिन है। वह यहाँ पर ही बैठा करती है। लेकिन आज उसे अपना केबिन बहुत अजीब सा लग रहा था। यहाँ की हवाओं में भी कुछ अलग सी खुशबू थी। पर उसे अपने ही केबिन में अलग क्यों लग रहा था? उसने जब अपने केबिन पर नजरें दौड़ाई तब जाकर उसकी नजर खिड़की के पास गई, जहां पर एक व्यक्ति उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। लेकिन उसका हाथ इश्क को नजर आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों में एक क्यूब को ले रखा था और उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। पर हैरानी की बात तो यह थी कि क्यूब उसके हाथ में था और उसकी नजर खिड़की से बाहर थी। शायद वह अपने क्यूब को सॉल्व करने में इतना खो गया था कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि कोई कमरे में दाखिल हो चुका है। उसका पूरा ध्यान इस वक्त अपने क्यूब पर ही था। इश्क ने पीछे से पेशेंट को देखा और एक गहरी सांस छोड़ी। उसने धीरे से अपने कदम उठाए और कमरे के अंदर आ गई। उसके स्लीपर की आवाज से जो फर्श पर आवाज हुई थी, उससे उस कमरे की शांति भंग होती है और उस आदमी के हाथ अपने क्यूब पर रुक जाते हैं। उस आदमी ने धीरे से एक गहरी सांस ली और एक लेडिस परफ्यूम की मीठी सी खुशबू उसे अपने नाक में महसूस होती है। इश्क देखती है। वह आदमी 2 पल तो रुकता है और फिर वापस से अपने क्यूब को सही करने में लग जाता है। इश्क पीछे से उस आदमी को देखते हुए धीरे धीरे अपने डेस्क के पास पहुंचती है। वह सबसे पहले पर्स को अपनी जगह पर रखती है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उस आदमी की पीठ पर ही थी। पेशेंट की डिटेल फाइल टेबल पर रखते हुए इश्क इसकी चौड़ी पीठ को ही देख रही थी। वह कड़कती में एक लंबा व्यक्ति है। इश्क हैरान रह जाती है। अब तक उसने जितने भी केसेस हैंडल किए थे, यह उनमें से सबसे अलग था। शायद यह इतने चौड़े कड़कती वाला उसका पहला पेशेंट ही है, जो कि एक खतरनाक अपराधी भी है। अब तक इश्क के पास जितने भी मामले आए थे, वह सिर्फ दिमागी तौर पर परेशान थे। उन्हें गुस्सा आता था तो वह दूसरों को मारते थे, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे। थोड़े से सेशन के बाद ही उन्होंने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया था। पर इश्क को ऐसा लग रहा था कि इस पेशेंट के साथ वह बाकी पेशेंट की तरह नहीं पहचान सकती है। शायद यह पेशेंट उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। वह आदमी अभी भी खिड़की के पास खड़ा था और अपने हाथों में पड़े हुए उस पजल को अभी भी सॉल्व कर रहा था। इश्क अपने डेस्क के पास खड़ी थी और पेशेंट की फाइल के उसने आगे के पन्ने पलटना शुरू किया। यहाँ पर उसे कुछ तस्वीरें मिली। पहली तस्वीर जिसमें एक आदमी और एक औरत थी और नीचे उनकी डिटेल थी कि यह औरत उसकी माँ है और वह जो उसके साथ आदमी है यह वह है जिसके साथ उसका अफेयर था। क्योंकि यह वह पहली बार था जब उसने अपने गुस्से को आउट ऑफ कंट्रोल महसूस किया था। इसीलिए इस केस का यह एक मेन पॉइंट हो सकता है, जहां उसकी मां के बारे में बात ना करके वह उसके गुस्से की वजह जान सकती है। इश्क ने फाइल बंद की और मुस्कुराते हुए खिड़की पर खड़े हुए आदमी को देखकर कहने लगी, हेलो आकर्ष। यह उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा था, उसे सिर्फ यह बताने के लिए कि वह इस केबिन में मौजूद है। लेकिन आकर्ष ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा था, बल्कि 1 मिनट के लिए जब उसके हाथ रुके तो वह दोबारा से अपने उस क्यूब पजल को सॉल्व करने लग गया था। इश्क की नजरें उसके हाथ पर जाती है तो वह हैरान हो जाती है। उसके हाथ तेजी से पजल को सॉल्व कर रहे थे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, और सिर्फ कुछ मिनट में उसने उस पजल को पूरा सॉल्व कर दिया था। उसके सारे रंग अपनी जगह पर थे और जैसे ही वह पजल सॉल्व होता है, आकर्ष इश्क की तरफ घूम जाता है और अगले ही पल उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। एपिसोड 3, ब्लू आइज हिप्नोटाइज।
इश्क की आंखें एकदम बड़ी हो गई थी। क्या यह आदमी सच में कोई अपराधी है? और इसने सच में कोई जुर्म किया है? उसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि दिखने में वह किसी परफेक्ट मॉडल की तरह दिख रहा है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बाइसेप्स, फेस कट सब कुछ किसी मॉडल की तरह है। एक शब्द में कहा जाए तो यह आदमी किसी ग्रीक गॉड की छवि हो सकती है। इश्क उसकी आंखों की गहराइयों में खो गई थी। उसकी आंखों का रंग हल्का नीला है, जैसे कोई शांत समंदर, पर अंदर का ज्वालामुखी शायद उसे अभी नजर नहीं आ रहा है। आकर्ष खिड़कियों के पास से चलता हुआ कुर्सी के पास आ जाता है और वह इंतजार कर रहा था कि कब इश्क उससे कुछ और कहे। लेकिन इश्क का तो क्या ही कहना है। ब्लू आइज हिप्नोटाइज वाला गाना आज उस पर बिल्कुल सूट कर रहा था। आकर्ष की ब्लू आइज ने उसे सच में हिप्नोटाइज कर दिया था। इश्क पूरी तरह से आकर्ष के चेहरे पर खोई हुई थी। उसका चेहरा किसी तरह से हुए हीरे की तरह लग रहा था। जॉ लाइन एकदम परफेक्ट कट की थी और उसकी वह आंखें, जिसके ऊपर से इश्क अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह इश्क की आंखों से उसकी गहराइयों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो लड़कियों की खूबसूरती पर उन्हें ब्यूटीफुल कहा जाता है और लड़कों को हैंडसम, पर इस इंसान के लिए हैंडसम शब्द शायद छोटा पड़ सकता है। अगर हैंडसम और ब्यूटीफुल से भी कोई अच्छा शब्द है जो किसी की सुंदरता को डिफाइन कर सकता है, तो शायद वह शब्द इस समय आकर्ष के लिए बना होगा। हेलो डॉक्टर। आकर्ष की उस नरम, मधुर और धीमी आवाज ने इश्क को अपने हिप्नोटाइज दुनिया से बाहर लाया। इश्क को थोड़ी एम्ब्रेसमेंट फील होती है, क्योंकि पेशेंट से मिलने का काम उसका था। लेकिन यहाँ पर तो पेशेंट ही उसे यह याद दिला रहा है कि इस कमरे में वह पेशेंट है। इश्क अपने ख्यालों से बाहर आती है और हैरान नजरों से आकर्ष को देखते हुए अपने मन में कहती है, यह एक मर्डरर है। मतलब था, लेकिन फिर भी मुझे इसके चेहरे पर अट्रैक्ट नहीं होना है और ना ही मुझे इसकी घुमावदार बातों में फंसना है। मैं यह नहीं भूलूंगी कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे इस हत्यारे से डरना नहीं है। हालांकि मुझे थोड़ा सा डर जरूर लग रहा है, लेकिन मैं उसे यह दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और वह मेरा पेशेंट है। इसीलिए पेशेंट को कंफर्टेबल करने से पहले मुझे खुद कंफर्टेबल होना होगा। इश्क ने एक गहरी सांस छोड़ी और आकर्ष को देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। लेकिन अभी भी इश्क ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। वह पहली मुलाकात में उसके सामने जेंटल बनने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि वह आकर्ष के ऊपर चिल्लाकर अपना पहला इंप्रेशन ही खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे आकर्ष के साथ 3 महीने बिताने थे। इसीलिए वह पहले उसका विश्वास जीतना चाहती थी। क्या आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे डॉट? आकर्ष ने अपना अगला सवाल इश्क के सामने रखा। तो इश्क एकदम से हैरान हो जाती है। सच में वह कब से खड़ी थी और साथ में उसने आकर्ष को भी खड़ा रखा था। पर इश्क उसके सामने अपना पहला इंप्रेशन अच्छा रखना चाहती थी। इसीलिए उसने भी थोड़ा सा रुबाब में कहा, वैसे बैठने के लिए तो आपने भी मुझसे नहीं कहा है ना? आकर्ष की एक आईब्रो ऊपर उठ जाती है और वह इश्क को घूर कर देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यह आपका केबिन है और आप यहाँ पर डॉक्टर हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैं एक पेशेंट हूँ। क्या आपको एक पेशेंट की जरूरत लेनी पड़ेगी बैठने के लिए? इश्क हैरान हो जाती है और हैरानी से आकर्ष को देखने लगती है। वह कितनी स्टुपिड है और यह सवाल उससे भी ज्यादा स्टुपिड था। वह जल्दी से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें पता है कि तुम एक पेशेंट हो। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम एक पेशेंट हो।
और मैं एक डॉक्टर हूँ। पर जहां से मैं देख पा रही हूँ, मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हो। इश्क आकर्ष के साथ कंफर्टेबल होना चाहती थी, ताकि आकर्ष के साथ सेशन के दौरान वह उसे अपनी सारी बात बताएं। आकर्ष के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। हे भगवान, यह इंसान हंसते हुए भी कितना हैंडसम लगता है। इश्क ने उसे हंसता हुआ देखकर अपने मन में कहा। पर फिर भी अब वह उसके हिप्नोटाइज वाले जाल में नहीं फंसने वाली थी। उसने खुद के ऊपर नियंत्रण रखा। आकर्ष उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और हंसते हुए इश्क को देखकर कहता है, तो अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है? एनओसी लेटर पर साइन कर दीजिए। इश्क का चेहरा अचानक से हैरान हो जाता है और वह बड़ी बड़ी आंखों से आकर्ष को देखने लगती है। सच में यह आदमी माइंड गेम खेलने में एकदम परफेक्ट है। इश्क ने एक छोटी सी बात क्या कही, उसने तो उस बात को पकड़कर सारी बात ही खत्म कर दी। पर इश्क आकर्ष को यह नहीं बता सकती थी कि उसकी बातों का इश्क के ऊपर असर हो रहा है। वह एक डॉक्टर थी और अपने भावनाओं पर काबू रखना उसे अच्छी तरह से आता था। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए आकर्ष को देखा और उससे कहने लगी, बिल्कुल, मैं आपके एनओसी लेटर पर साइन जरूर करूंगी, पर उसके लिए मुझे आपके दिमाग के साथ खेलना होगा। अगर ऐसी बात है डॉक्टर, तो फिर शायद आपको मेरे दिमाग के साथ 3 महीने तक खेलना होगा। और मेरा केस बहुत सोच समझ कर लीजिएगा डॉक्टर, क्योंकि मैं लोगों का दिमाग भटकाने में एक्सपर्ट हूँ। मेरा केस थोड़ा सा अजीब है, आकर्ष ने इश्क की आंखों में देखते हुए कहा। इश्क भी हंसते हुए कहती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो इससे भी बहुत अजीब अजीब केस हैंडल किए हैं, और आपका केस तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इश्क की बात सुनकर आकर्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। आकर्ष अपने एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाकर बैठा हुआ था। वह कुर्सी पर पूरा टेक लगाकर बैठ गया था। उसका एक हाथ टेबल के ऊपर था और वह अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्की हल्के किसी म्यूजिक की धुन की तरह घुमा रहा था, और उसका दूसरा हाथ उसके गाल पर रखा हुआ था, जिससे वह गहरी निगाहों से सिर्फ इश्क को देख रहा था। इश्क ने एक वाइट पेपर लिया और उसे अपने सामने रखा। वह पेन को उठाती है और पेपर पर कुछ लिखते हुए उसने आकर्ष को बिना देखे हुए कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, जिसका तुम बिल्कुल ठीक ठीक और सीधा सीधा जवाब दोगे। इश्क इस वक्त अपने उस व्हाइट पेपर पर कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख रही थी, लेकिन आकर्ष की नजरें सिर्फ इश्क के ऊपर ही बनी हुई थी। बार बार हिलते हुई उसकी पलकें, और जब वह अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से अपने बालों की लटों को कान के पीछे कर रही थी। उसके कुछ बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे से गुलाबी होंठ और उसके चेहरे का वह अट्रैक्टिव फीचर। आकर्ष बस इश्क को अपनी ठंडी निगाहों से देखे जा रहा था। इश्क ने आकर्ष से सवाल किया, तो आकर्ष, तुम्हारी पिछले सेशन के दौरान क्या तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर ले जाया गया? यह कहने के साथ ही इश्क अपना चेहरा उठाकर आकर्ष को देखती है, जो अपनी घूरती हुई निगाहों से बस उसे ही देख रहा था। एपिसोड 4, आकर्ष की पेंटिक्स। आकर्ष ने घूरते हुए सीधे इश्क की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं। लेकिन इश्क अभी भी हैरान नजरों से उसे ही देख रही थी। उसने अभी तक अपनी पलकें नहीं झपकाई थी, बल्कि वह अपनी तीखी नजरों से इश्क को देखे जा रहा था। तो तुम जेल से कभी बाहर नहीं गए? इश्क ने अपना अगला सवाल किया। तो आकर्ष धीरे से ना में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे बाहर घूमना फिरना इतना ज्यादा पसंद नहीं है। इश्क आकर्ष की बात को ध्यान से सुनती है और फिर अपने पेपर पर कुछ नोट करने लगती है। उसके बाद वह अपने पेन को पेपर पर रखकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ते हुए आकर्ष की तरफ देखते हुए कहती है,
सो आकर्ष, तुम कह रहे हो तुम्हें बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें यह सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। इससे होगा यह कि मुझे तुम्हारी लोगों के प्रति भावनाओं के बारे में पता चलेगा और मैं यह जान सकूंगी कि तुम दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। ठीक है, तो यह तय रहा, फिर हम इस वीकेंड बाहर जाएंगे। तुम्हें किस चीज का शौक है? आकर्ष ने सीधे इश्क की आंखों में देखते हुए अपना सवाल पूछ लिया। इश्क एक पल के लिए हैरान हो जाती है। वह सच में इस सवाल के लिए रेडी नहीं थी। आज तक कभी किसी पेशेंट ने उससे इस तरीके का सवाल नहीं पूछा था। उसकी पसंद नापसंद उसकी फैमिली और फ्रेंड्स तक ही सीमित रह गई थी। उसने कभी भी किसी पेशेंट को अपनी पसंद के बारे में नहीं बताया था। आकर्ष वो पहले पेशेंट था जो उससे यह सवाल कर रहा था। पर क्योंकि अब इश्क उसका इलाज शुरू करने वाली थी, तो वह इस सवाल से पीछे भी नहीं हट सकती थी। क्योंकि जितना वह आकर्ष के साथ कंफर्टेबल रहेगी, आकर्ष के दिमाग को उतनी अच्छी तरह से जांच सकेगी। इश्क मुस्कुराते हुए आकर्ष को देखकर कहती है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे नॉवेल्स पढ़ना, साइकोलॉजी की किताबें पढ़ना और जो भी इंटरेस्टिंग बुक्स होती है, मुझे वह सब पढ़ना पसंद है। आकर्ष हाँ में सर हिलाते हुए इश्क से कहता है, पढ़ना तो अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्च, इश्क ने किताब का नाम बताते हुए कहा। तो आकर्ष थोड़ा हैरान होता है और कहता है, जितना बड़ा बुक का नाम है, इतने में तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इश्क भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद इश्क ने आकर्ष से अगला सवाल किया, वैसे तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना पसंद है। मतलब तुम्हारा भी तो कोई शौक रहे होंगे ना? मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। इश्क हैरान हो जाती है आकर्ष का जवाब सुनकर। आकर्ष को सच में पेंटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है? वह उस टाइप का बंदा लग नहीं रहा था जिसे पेंटिंग्स पसंद हो। पर खैर, आकर्ष है तो एक पेशेंट ही और इश्क को एक डॉक्टर बनकर ही सोचना था। कई लोगों की कुछ ऐसी फैंटेसी होती है जो वह पूरा करना चाहते हैं, और कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वह उस फैंटेसीज पूरा नहीं कर पाते हैं और अपनी उस फैंटेसीजस को वह किसी और चीज में देखना चाहते हैं। हो सकता है आकर्ष की पेंटिंग्स में वह अपनी फैंटेसी को पूरा करता हो। इश्क ने अभी तक बहुत सारे पेशेंट को देखा था जो अपनी फैंटेसीज को किसी दूसरे नजरिए से देखते थे। जैसे कि उसका एक पेशेंट, उसे लाल रंग से डर लगता था, इसीलिए वह अपने आसपास जितनी भी लाल चीज है उन्हें दूसरे रंग में कलर करवा देता था। और इसीलिए जब उसे 7 रंगों के बारे में पूछा गया तो उसने लाल रंग का जिक्र ही नहीं किया था। और यह तो कुछ भी नहीं, इश्क और भी अजीब अजीब पेशेंट से मिली थी, लेकिन आकर्ष उन सब से अलग था। वह अपनी फैंटेसीज को छुपता नहीं था, बल्कि उसे सामने बता रहा था। और इसी से इश्क को अपने केस का पहला हिंट मिलता है। आकर्ष अपनी सारी फैंटेसीज सामने वाले को बता देता है, जिससे कि सामने वाला उसकी बातों में उलझा रहे और आकर्ष का डर उसके अंदर बरकरार रहे। आकर्ष अपने डर को बाहर नहीं निकालना चाहता है, इसीलिए वह सामने वाले को बातों में उलझा के रखता है। उसने अपने डर को बखूबी अपने अंदर छुपाना सीख लिया था। साइकेट्रिस्ट के इतने साल की प्रैक्टिस के बाद अगर इश्क यह भी नहीं जान पाई तो फिर क्या खाक उसने इस लाइन को चुना था। उसे पता चल गया था कि आकर्ष अपने डर को अपने अंदर छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और एक बार जब उसका डर उसके ऊपर हावी हो जाता है तो उसका गुस्सा उसे आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। इश्क को आकर्ष की बीमारी का पता चल गया था और अब उसे इलाज करना था।
उसने मुस्कुराते हुए आकर्ष को देखकर कहा, वाह, तुम्हें पेंटिंग का शौक है, यह तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मुझे पेंटिंग्स करना तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, मुझे भी पेंटिंग्स का शौक है, मतलब उन्हें देखने का। तो क्या तुम मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाओगे? आकर्ष ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने चुपचाप बगल वाली कुर्सी पर रखे अपने बैग को उठाया और उसमें से एक ड्राइंग बुक निकालकर सामने रख दी। इश्क हैरान रह गई। आकर्ष इतनी जल्दी उसे अपनी ड्राइंग बुक दिखाने के लिए मान गया था। उसने आकर्ष की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, थी बस एक हल्की सी मुस्कान। वो किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह जब स्कूल में कोई बच्चा अपनी टीचर के सामने अपना कंप्लीट होमवर्क रखता है, वैसे ही उसने अपनी ड्राइंग बुक रखी थी। उसके चेहरे पर जैसी जीतने वाली मुस्कान होती है, कुछ ऐसी ही मुस्कान इस समय आकर्ष के चेहरे पर भी थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर इश्क को और ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी उसे ड्राइंग को देखने के लिए। उसने धीरे से वह ड्राइंग बुक अपने सामने की और उसका कवर पेज हटाया। पहले पन्ने पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ गुलाबी रंग की कुछ आड़ी टेढ़ी लाइनें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था या सच में कुछ बनाना चाहता था। इश्क ने उस पन्ने को इग्नोर कर दिया और दूसरा पन्ना पलटा। पर जैसे ही उसकी नज़र दूसरे पन्ने पर बनाई हुई पेंटिंग पर जाती है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने पेंसिल से एक स्केच ड्राइंग की थी, जिसमें एक आदमी काले अंधेरे साए की तरफ जा रहा था और उस पर काली ब्लैक कलर की पेंसिल वाली ड्राइंग में सिर्फ उस आदमी के हाथों में एक खंजर था, जिसमें रेड कलर का खून लगा हुआ था। उसी के साथ पेंटिंग के कोने पर उसने देखा एक पेंसिल से एक आदमी का ड्राइंग किया गया था और उसके सीना फटा हुआ था और उसमें से भी लाल कलर का खून निकल रहा था। इस ब्लैक पेंसिल से बनाए गए स्केच में सिर्फ खून ही था, जो लाल रंग से दर्शाया गया था, जैसे कि वह दिखाना चाहता है कि यहाँ पर खून ही है। उसकी पहले ही पेंटिंग इतनी भयंकर थी कि इश्क की हिम्मत नहीं हो रही थी अगली पेंटिंग देखने की। लेकिन वह अपने पेशेंट का इलाज इस तरीके से बीच में नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए उसने हिम्मत करते हुए दूसरा पन्ना पलटा। लेकिन अगले पन्ने पर जो उसने देखा वह और भी ज्यादा दहशत कर देने वाला था। यह एक जोड़े की पेंटिंग थी। आगे एक लड़की थी और उसके पीछे एक लड़का था, लेकिन इस पेंटिंग को रंग से किया गया था, जिसमें लड़का और लड़की साफ प्रतीत हो रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि पीछे खड़ा जो लड़का था उसका चेहरा एकदम शैतान की तरह था। नुकीले दांत थे और उनमें से खून भी निकल रहा था। उसके दोनों हाथ लड़की के गर्दन पर थे और लड़की बेबस खड़ी आंसू बहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लड़के ने इस लड़की को अपने हाथों से जकड़कर कैद करके रखा हुआ है। इश्क की घबराहट पहले से और ज्यादा हो जाती है। वह बहुत मुश्किल से अगला पन्ना पलटती है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि इस तस्वीर को देखकर तो उसका दिल मुंह से बाहर ही आ जाएगा। इस तस्वीर में भी रंग का इस्तेमाल किया गया था और इसमें उसे सिर्फ 2 हाथ नजर आ रहे थे, जिसमें आधे खाए हुए दिल थे और उनमें से खून टपक रहा था। अगले पन्ने की तस्वीर पर एक आदमी हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ है और उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ रही है। इश्क का मन किया वह इस ड्राइंग बुक को बंद कर दे, लेकिन एक आखिरी पन्ना अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे पलट दिया और आखिरी में जो उसने देखा, उसे देखकर तो शायद वह बेहोश ही हो जाती, अगर वह इस वक्त अपने पेशेंट के साथ अस्पताल के कमरे में नहीं बैठी होती। इसमें एक लड़की जिसके पीछे पंख लगे हुए हैं,
जो एक परी को दर्शाती हैं। उस परी को एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था और सबसे बड़ी बात थी कि उस पिंजरे के अंदर भी उसे बेड़ियों में जकड़ कर रखा हुआ था। इश्क घबराते हुए उस ड्राइंग बुक को बंद करती है और हैरानी से आकर्ष की तरफ देखती है, जो मुस्कुराते हुए इश्क को देख रहा था, जैसे कि अपनी पेंटिंग्स का फीडबैक मांग रहा हो। एपिसोड 5। हवाओं का रुख बदल गया है। आकर्ष काफी देर से इश्क के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। इश्क ने उसकी सारी पेंटिंग्स देखी और वह हैरानी से आकर्ष की तरफ देख रही थी। पर जब उसने कुछ भी नहीं कहा, तो आकर्ष ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उस ड्राइंग बुक को इश्क से छीन लिया। उसने उसे बंद करके वापस बैग में रख दिया। इश्क हैरान रह गई थी। आकर्ष की इतनी खतरनाक पेंटिंग्स का क्या मतलब था? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि वह अपनी लाइफ में यह सब चीज करना चाहता है, भले ही यह सब सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन आकर्ष का जो मन है, उसमें वह अपनी कल्पनाओं में भी यह करने की सोच सकता है। और अगर उसे मौका मिले, तो वह इसे असल जिंदगी में भी करेगा। यह उसकी वह फैंटेसी है जो वह पूरी करना चाहता है। तभी वहां पर रखा हुआ अलार्म बज जाता है, जिसका मतलब यह है कि आज का सेशन पूरा हुआ और अब इश्क घर जा सकती है। इश्क ने घड़ी की तरफ देखा। सच में 5 बज गए थे और उसे यह पता ही नहीं चला कि इस इंसान के साथ बात करते हुए कब शाम हो गई। जैसे ही अलार्म बजता है, आकर्ष कुछ नहीं कहता है। चुपचाप अपनी जगह से खड़ा होता है और अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है। उसने पलटकर एक नज़र इश्क को देखा तक नहीं था। यह थोड़ा असभ्य लग रहा था। ना तो उसने इश्क से बाय कहा और ना ही उसकी तरफ देखा। इश्क ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से नोट किया था। इश्क के लिए भी यह काफी अच्छा था। शुक्र है कि आज का सेशन खत्म हो चुका है। लेकिन उसके ज़हन में अभी भी आकर्ष का वह हैंडसम चेहरा घूम रहा था। भले ही वह दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम था, लेकिन उसके चेहरे से उसके घमंड का पता नहीं चलता था। आकर्ष के जाने के बाद इश्क अपना बैग उठाती है और बाहर आ जाती है। वह रिसेप्शन पर अपना बैग रखती है और लगभग आधी रिसेप्शन पर लेटते हुए कहती है, नेहा यार, आज का दिन बहुत थका देने वाला था कसम से। सच में? तो कैसा रहा तुम्हारा नए पेशेंट के साथ आज का दिन? नेहा ने भी रजिस्टर में अपना काम खत्म करते हुए कहा। तो इश्क कुछ सोचते हुए कहती है, उतना भी बुरा नहीं था, मतलब ठीक ठाक ही था। बस मेरा नया पेशेंट बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इतना ही नहीं, वह मेरे सवालों का जवाब भी नहीं देता है। और वह इतना चालाक है कि वह मेरे सामने मेरी इंसल्ट कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। जैसे ही इश्क ने यह कहा, नेहा और इश्क एक दूसरे को देखने लगती है और फिर उन दोनों के चेहरे पर एक साथ हंसी आ जाती है। वह दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंस रही थी और खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही थोड़ी देर में उन दोनों की हंसी रुकती है, नेहा कहती है, सच में आपका नया पेशेंट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लगता है उसके साथ आपका सेशन काफी अच्छा जाने वाला है। मुझे नहीं लगता है। मुझे तो लगता है यह मेरे सबसे टफ पेशेंट में से एक होने वाला है। तुम्हें पता है, उसके पास सिर्फ उसकी शक्ल के अलावा और ऐसी कोई भी खूबी नहीं है कि मैं उसकी तारीफ करूं। मुझे तो लगता है वह तीनों टाइम खाने में कोई ब्यूटी क्रीम खाता होगा, तभी तो इतना हैंडसम है। उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि वह एक मेंटल पेशेंट है। इश्क ने बेफिक्री के साथ अपने कंधे ऊंचकाते हुए कहा। तो नेहा भी कहती है, वह मेंटल नहीं है। मैंने उसे मॉर्निंग में जाते हुए देखा था। वह दिखने में भले ही बहुत ज्यादा हैंडसम है, पर तुम उसे मेंटल नहीं कह सकती हो। अगर वह पागल होता तो पागल खाने में जाता।
उसे तो बस थोड़ी सी दिमागी प्रॉब्लम है, इसलिए तो साइकेट्रिस्ट के पास आया है और डॉक्टर इश्क आपका काम है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पता है कि मेरा काम है उसका इलाज करना, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? वह बहुत अजीब है। मेरे किसी भी सवाल का उसने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे में मुझे उसकी बीमारी के जड़ तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वह तो आपका काम है डॉक्टर। अब आप अपना काम कैसे करती हैं, यह तो बेहतर आप ही जानती हैं। नेहा की बात सुनकर इश्क गहरी सांस छोड़ते हुए हाँ में सर हिलाती है और कहती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे मेरे पेशेंट के साथ और नरमी से पेश आना होगा। लेकिन आज तो मैं सच में बहुत थक गई हूँ। अच्छा ठीक है, मेरी शिफ्ट ओवर हो गई है और अब मैं चलती हूँ। रजिस्टर पर आज का साइन करके इश्क अपना बैग उठाती है और नेहा को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। इश्क सीधे पार्किंग एरिया में जाती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वह ड्राइव करते हुए पूरे रास्ते आकर्ष के बारे में ही सोच रही थी। ड्राइव करते करते कब उसका घर आ जाता है, यह बात इश्क को पता ही नहीं चलती है। और पूरी ड्राइविंग के दौरान वह सिर्फ आकर्ष के साथ हुई बातचीत के बारे में ही सोच रही थी। आकर्ष को याद करते हुए इश्क हैरानी से खुद से कहती है, अरे यह क्या? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? वह बस एक पेशेंट ही तो है। मुझे उसका इलाज करना है, जैसे मैं बाकी पेशेंट का करती हूँ। तो फिर उसके बारे में इतनी गहराई से क्या सोचा मैंने? यह सोचते हुए इश्क गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने ख्यालों को झटक कर अपना बैग लेकर घर की तरफ चल देती है। जैसे जैसे वह घर की तरफ पहुंचती है, उसके चेहरे पर एक नॉर्मल मुस्कान थी। पर जैसे ही वह घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपना हाथ आगे बढ़ती है और डोर बेल बजाने ही वाली थी, कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। इश्क अचानक पलटकर पीछे देखती है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसे महसूस हुआ कि किसी की निगाहें उसके ऊपर है। हालांकि यह उसी का घर है और घर के बाहर दिखने वाला यह खूबसूरत सा गार्डन भी उसी का ही है। लेकिन आज उसे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था हवाओं का रुख बदल गया है। आज यह हवाएं उसे चुभन का एहसास करवा रही थी। इश्क ना तो अपने घर पहली बार आई थी और ना ही इस जगह को पहली बार देख रही थी। यह जगह उसके लिए हमेशा से उसी की थी। लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो उसका अपना नहीं है। उसे घबराहट सी महसूस होने लगी थी। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर डोर बेल बजाई। पर डोर बेल बजाने के बाद भी 5 मिनट तक तो इंतजार करना ही पड़ता है ना। लेकिन वह अजीब सा एहसास अभी भी इश्क के आसपास था। उसे अभी भी अपने ऊपर किसी की नज़र में महसूस हो रही थी और वह जल्द से जल्द दरवाज़ा खोलने के लिए बार बार डोर बेल बजाए जा रही थी। अचानक से दरवाज़ा खुलता है और इश्क की माँ उसे देखकर हैरानी के साथ कहती है, पागल हो गई है क्या? बार बार घंटी क्यों बजा रही है? घंटी बजाने के कुछ देर इंतजार किया जाता है, क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाला चलकर आएगा, उड़कर नहीं। पर इश्क इतनी घबराई हुई थी कि अपनी माँ की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जल्दी से अंदर आती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। उसकी माँ उसे देखकर कहती है, क्या हुआ इश्क? परेशान नजर आ रही है। पर इश्क जल्दी से अपने चेहरे को सामान्य करके ना में सर हिलाते हुए कहती है, कुछ भी नहीं माँ। आज बहुत थक गई हूँ। जल्दी से कुछ खाने को दे दो। बहुत कस के भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ऊपर से मेरा पेशेंट डॉट उसके साथ सेशन करना तो दीवार पर सर मारने के बराबर है। एटीट्यूड तो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था।
इश्क सोफे पर फैलते हुए अपनी माँ से कहती है। इश्क की बात सुनकर उसकी माँ हंसते हुए रसोई में चली जाती है। वह फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर गिलास में डाल रही थी और इश्क की बात सुनकर हंस रही थी। इश्क पानी का ग्लास लेती है और अपनी माँ को मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है। वह एक सांस में पूरा पानी पी जाती है और ग्लास वापस टेबल में रखते हुए कहती है, थैंक यू माँ, सच में गला सूख रहा था। इश्क की मम्मी उसके सामने बैठते हुए कहती है, अगर तुम्हारा पेशेंट इतना ही डिफरेंट कैस है तो फिर मुझे तो हैरानी है कि तुमने उसके साथ अपना सेशन कैसे किया होगा। इश्क अपनी माँ को देखने लगती है। जाहिर सी बात है, यह औरत उसकी माँ है। उसने ही इश्क को जन्म दिया है। वह इश्क को अच्छी तरह से जानती है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि जो लोग अपने ईगो को सामने रखते हैं या फिर स्वभाव से ही अहंकारी होते हैं, इश्क ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करती है। पर इश्क ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए अपनी माँ से कहा, क्या करूँ माँ? करना पड़ता है। पैसों का सवाल है। पापी पेट के लिए यह सब करना पड़ता है। और ऐसे लोगों से भी निपटना पड़ता है जो कि घमंडी होते हैं और आपको पूरी तरह से इरिटेट कर देते हैं। लेकिन फिर भी हर महीने अपने अकाउंट में क्रेडिट होने वाली सैलरी को देखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है।